मानव इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां हम देख सकते हैं कि हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जब युद्ध के दौरान भोजन और पानी तक नहीं पहुंच पाता था, तब भी हमारे जवान देश की रक्षा के लिए कई बार बिना खाए पिए लंबे समय तक लड़ते रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर एक बार भी भोजन न मिले तो कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। इसी तरह कुछ लोग जब फास्ट करते हैं, जिनकी अपने ईश्वर में श्रद्धा है, तो 9-10 दिन तक बिना खाने पीने के रह लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा क्या होता है उनके पास? यह सत्य है कि हर चीज का कारण होता है। जिसके पास बड़ा कारण होता है किसी चीज को करने का, वह उसे कर लेता है। यही वजह है कि अगर किसी के पास बहुत बड़ा कारण है, तो लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, और जब कारण न हो तो फिर उतरना भी कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, कहीं बहुत आगे जाना है, तो सबसे पहले आपको उसका कारण खोजना चाहिए, और वह आपका व्यक्तिगत कारण होना चाहिए। कॉपी किया हुआ नहीं, बल्कि जो आपके अंदर से आता है वही असली है। कोई भी चीज या कारण जो आपको प्रेरणा दे सके, क्योंकि बिना अंदरूनी प्रेरणा के किसी ने आज तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। जिसने भी बड़ा कुछ किया है, उसके पीछे कोई न कोई मजबूत कारण रहा ही है। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी माह कैसा रहेगा। चाहे कैरियर हो, समाज में प्रतिष्ठा, बिजनेस, रिश्ते, काम धंधा, पैसा, लाभ, शिक्षा या संतान, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके लिए क्या रखा है इस माह। आपके परिवार में, चाहे वो आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, हम सभी आपकी स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम आपके स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और भविष्य के बारे में सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। यदि कोई ज्योतिषीय उपाय है जो आपकी सहायता कर सकता है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। आपके जीवन में ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा है, कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। चूंकि आपकी जन्म राशि मकर है, इसलिए इस बार के मकर संक्रांति पर्व पर आपके लिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य शनि के पिता माने जाते हैं और मकर राशि का स्वामी शनि है। इसलिए पिता अर्थात सूर्य का पुत्र अर्थात शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश एक शुभ संकेत है। यही कारण है कि हम मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल जैसे त्योहारों का आयोजन करते हैं। इस माह के लिए आपके लिए बहुत ही विशेष है। इस दौरान शनि आपकी राशि के स्वामी होने के नाते अपनी ही राशि में विराजमान है। यद्यपि यह 7.5 का अंतिम चरण है, परंतु कामधेनु योग भी सक्रिय है। इसके अलावा तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति भी चिंता का विषय है। चौथे भाव में गुरु अपने मित्र मंगल की राशि मेष में स्थित हैं। 5वें से 8वें भाव तक खाली हैं, जबकि 9वें भाव में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 10म भाव फिर से खाली है और एकादश भाव में शुक्र 18 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। 18 जनवरी 2024 तक मंगल और बुध धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद वे आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले 3 महीनों से गुरु वक्री गति से पीछे की ओर गमन कर रहे थे। किसी भी कुंडली में किसी भाव का स्वामी उस भाव का कारक होता है। उदाहरण के लिए गुरु जीवन के कारक हैं, इसलिए गुरु की स्थिति से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गुरु भाग्य भाव के भी कारक हैं। वर्तमान में गुरु के परिवर्तन जैसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो भविष्य में परिणाम देंगे। जो सौभाग्य मिलता है वह गुरु की कृपा का प्रतीक होता है। संतान प्राप्ति में दिक्कत और पढ़ाई लिखाई में कमी आना सामान्य बात है। बड़े भाई बहन को भी हम गुरु की दृष्टि से देखते हैं। गुरु ही तो सब कुछ है। आपके शिक्षक और मार्गदर्शक भी तो गुरु ही हैं। शायद इस वक्त उनसे आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है। चीजें धीमी हो रही थीं। कहते हैं जब गुरु और शनि अनुकूल न हो तो काम ठप्प पड़ जाते हैं। यह आध्यात्मिक विकास का सही समय था। अगर आपने इस दौरान अपनी गलतियों को सुधारा और आगे बढ़ने का प्रयास किया, अपने काम से थोड़ा दूर हटकर देखा कि क्या सुधार किया जाए ताकि प्रगति हो, तो अब भाग्य आपका साथ देगा। धन में भी गति आएगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बेहतर समय रहेगा। आपके रिश्ते और आपकी संतान के साथ भी सुधार होगा। क्या आप कोई यात्रा या विदेश जाना चाहते थे जो रुक गया था? वो अब हो सकता है। 6, 7, 15,
16, 23 और 24 तारीखों पर ऐसी यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा कोई रुका हुआ काम, जॉब या प्रमोशन जो आपके हेरिटेज से संबंधित हो, वो भी अब हो सकता है। पिछले 2-3 महीनों से कुछ ऐसी रुकावट आ रही है। अगर यह गुरु विदेश यात्रा या अन्य खर्चों के साथ आएंगे तो गुरु की बातें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इस महीने के लिए आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और बुध 12वें भाव में रहेंगे। जब मंगल और बुध आपके भाव में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मन में जो विचार आते हैं उन्हें करने का मौका नहीं मिल पाता, और कई बार हम जो काम करते हैं उसका परिणाम आगे बढ़ने वाला नहीं होता। ऐसा लगता है कि आपकी मंगल की दशा चल रही है जिससे कुछ बाधाएं आ रही हैं। कहीं आपका पैसा रुका हुआ हो सकता है और उसे निकालने के लिए आपको किसी से बात करनी पड़ सकती है, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है या कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं। शायद लंबी यात्रा भी करनी पड़े। कई बार प्रयास करने पर भी चीजें आसानी से नहीं होंगी। बाहर जाने का अवसर तो बनता है, परंतु ऑफिस में भी किसी की ओर से आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। मंगल के बारे में सोचने से आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको मधुर वाणी रखनी चाहिए और भाग्य का सहयोग लेना चाहिए। आपको चीजों को स्पष्ट करने और बातचीत करने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो समस्याएं हल हो सकती हैं। यात्रा और बाहर जाने के लिए यह समय उपयुक्त है। अगर आपको वीजा या अन्य कारणों से विदेश जाने में परेशानी हो रही थी तो अब वह दूर हो सकती है, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में है। यदि छोटे भाई बहनों के साथ कोई समस्या चल रही थी तो समाधान निकालने के अवसर थोड़े कम रहे। इसके साथ ही आपके छोटे भाई के जीवन में और उनके भाई बहनों के जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, संघर्ष रह सकता है। पड़ोसियों के साथ थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। यदि राहु की दशा के कारण कोई समस्या चल रही है तो मंगल व बुध आपकी बोली को थोड़ा कड़वा कर सकते हैं। वे आपको घर से बाहर ले जाने का अवसर देंगे और शादी के लिए भी। मंगल की स्थिति यहां बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वे अपने नीचे के भाव से देख रहे हैं जो भागीदारी, व्यवसाय और रिश्तों से संबंधित हैं। इससे लड़ाई, झगड़े और अहंकार की लड़ाई हो सकती है। क्रोध में आकर गलती करना किसी के लिए भी संभव है। ऐसा खासकर तब हो सकता है जब आपका मन शांत न हो और आपकी कुंडली में मंगल दोष हो। मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके क्रोध पर पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको 4, 5, 13, 14, 21, 22 तारीख को क्रोध की समस्या हो सकती है। इस महीने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी न करें और हनुमान जी की पूजा तथा मीठे का दान करें। यदि शनि और कामधेनु की युति आपकी कुंडली में है तो 36 साल के बाद आपको धन और स्थिरता मिल सकती है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आपका चंद्रमा मजबूत हो। शनि का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ता, राहु और केतु का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ता, बल्कि गुरु आदि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा नहीं है तो शनि भी कमजोर होगा। यदि चंद्रमा भी कमजोर है तो 7.5 का प्रभाव आप पर अधिक पड़ेगा। धन कमाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ धन अवश्य प्राप्त होगा। मेहनत और निष्ठा से काम करने पर आपके वरिष्ठ और प्रबंधक आपको कुछ धन अवश्य देंगे, लेकिन मेहनत और परिश्रम बहुत अधिक होगा और कई बार केवल मेहनत ही करनी पड़ेगी। फिर भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। 7.5 हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है। पिछले 5-6 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। 7.5 ने आपको एक और बात सिखाने के लिए आई है, यह कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। खुशी और संतोष मन में होना चाहिए। सफलता भी एक दृष्टिकोण का मामला है। कोई मंत्री बनकर भी असफल हो सकता है, जबकि कोई शिक्षक, पुलिस अधिकारी या डॉक्टर बनकर बहुत सफल हो सकता है। कोई बड़ा वैज्ञानिक भी अपने काम से संतुष्ट न होकर असफल महसूस कर सकता है। सफलता का मापदंड यह है कि आप जो करना चाहते हैं उसे कितनी अच्छी तरह कर पा रहे हैं। शनि अक्सर हमें सिखाना चाहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से लें। वे चाहते हैं कि हम थोड़ा आभारी और आशावादी बनें और जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करें।
शनि चाहते हैं कि हम दाता बने, दूसरों की मदद करें और बदले में कुछ उम्मीद न रखें। यदि हम लंबे समय तक ऐसा करते रहेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। शनि का यही संदेश है। अब शनि शोधन और अन्य चीजें जो मैंने कही वे एक संभावना बनाती हैं। अगर शनि मजबूत हुए तो 7, 8, 16 और 25 इन तारीखों पर परिवार से थोड़ा दूर रहना अच्छा होगा। धन का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। यात्रा और भागदौड़ के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ये उपयुक्त समय नहीं है। अगर शनि और चंद्रमा कमजोर हुए तो इसके बाद परिस्थिति बदल सकती है। शनि आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, लेकिन चौथे भाव में नहीं। घर, गाड़ी, भूमि और वाहन विशेष रूप से जमीन से संबंधित योग बन रहे हैं। घर या जमीन खरीदने के लिए यह समय उपयुक्त है और शुभ तारीखें भी इसी दिशा में संकेत कर रही हैं। धरती से संबंधित किसी भी काम को 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 को करना आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी कुंडली में वाहन योग बना हुआ है और यदि यह योग 3, 4, 21, 22, 25, 31 को फलीभूत होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए 1, 2, 10, 11, 18, 19, 29 को कुछ न कुछ करने की संभावना बन रही है। उस दिन शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा और यदि आप उसी दिन खरीदारी करते हैं तो वह और भी लाभदायक होगा। थोड़ा शुभ मुहूर्त आ रहा है, इस तरह आप कह सकते हैं। शुक्र कह रहे हैं कि एकादश भाव में जाने से आपको किसी स्त्री या महिला से लाभ हो सकता है। आपके लिए कोई चमकती हुई वस्तु या खुशबू आकर्षक हो सकती है। क्या यह हीरे के आभूषण या फूलों की खुशबू होगी? अगर आप मीडिया, ऑटोमोबाइल उद्योग या ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां से लाभ हो सकता है। किसी भी प्रकार का क्रिएटिव काम या डिजाइनिंग जैसे कि कंप्यूटर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। खासकर 1, 2, 10, 11, 18, 19 और 29 तारीख को धन लाभ की संभावना बनती है। यह शुक्र का प्रभाव होगा। शुक्र यहाँ प्रेम भावनाओं को देख रहे हैं। अपने ही भावों को देखने से प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। जो दोस्त और प्रियजन आपस में हैं, वे अच्छा व्यवहार करेंगे। आप अपने आप को शेयर बाजार और अन्य क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह महीना बताता है कि चूंकि शुक्र सीधे अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इसलिए प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। शुक्र गुरु का रूप है, जिनकी एक आंख वामन अवतार के समय चली गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र भावनाओं के साथ ज्ञान का भी प्रयोग करें। शुक्र कभी कभी काम का प्रतीक होता है, कभी कभी कामनाओं का प्रतीक भी होता है। हम कभी कभी शुक्र को काम कह देते हैं, लेकिन अगर आप शुक्र को ज्ञान के साथ लें और गुरु का आशीर्वाद भी आपके चार्ट में हो, गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर हो, तो यह एक बहुत ही अच्छा सहयोग बन जाता है। नारायण का संयोग बनता है, वामन अवतार की बात आ जाती है। ऐसे में शुक्र आपको ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। अगर सूर्य की बात की जाए तो 15 तारीख तक वह यहां रहेगा। वह नाम का विपरीत राजयोग जरूर बनाएगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। यह भाव अस्पष्ट है। अगर आपके सूर्य और मंगल यहां बैठे हुए हैं तो शारीरिक सुख में कमी आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। शत्रु का विनाश तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। 15 तारीख के बाद जब सूर्य यहां आएगा तो आपके जीवन में कोई बदलाव या परिवर्तन हो सकता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। कोई समस्या भी पैदा हो सकती है जो मुख्य रूप से 20 तारीख, 19 तारीख और 30 तारीख को होगी। क्या इस तरह की कोई 2 घटनाएं भी हो सकती हैं? हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्य यहाँ पर एक ऐसा योग बना रहे हैं जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अगर आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत और प्रयास किया है तो इन तारीखों में आपको उसका फल मिल सकता है। गुरु और सूर्य की स्थिति से ऐसा योग बन रहा है। सूर्य दशम भाव से चौथे भाव में आ रहे हैं जो आपके लिए खास है। शनि, राहु और केतु की स्थिति से भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। केतु का कहना है कि धर्म और ज्ञान के मामलों में थोड़ा रुकावट आ सकती है और शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करते हुए कुछ अंतराल आ सकते हैं। शायद आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आप थोड़ा रुकें, विचार करें कि क्या आप सही दिशा में हैं। थोड़ा आराम लें।
पिता के साथ सहयोग में कमी हो सकती है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, विशेष रूप से 1, 10, 18, 27 और 28 को। उस दिन अपने गुरु और पिता से कहें कि रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। केतु आपको यहाँ यह सिखाना चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से कुछ नहीं मिलता, किसी से उलझने से कुछ नहीं मिलता, छोटी मोटी बातों में फंसने से भी कुछ नहीं मिलता। अगर आप इनमें फंसेंगे तो बड़े लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाएंगे। केतु यही सिखाने आए हैं। अगले करीब 1.5 साल में जितनी जल्दी आप यह सीख लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वहीं राहु आपको वर्चुअल अध्यात्म की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभी नशे और यात्रा की तरफ ले जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा कहा जा सकता है कि भैया ने बहुत अधिक काम कर लिया है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा तो प्रयास की मात्रा कम करना चाहिए। ऐसी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखते हुए मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों जैसे अपने सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आगे की योजनाओं में शादी विवाह के लिए कौन सा संयोग बन रहा है, अच्छे दिन कौन से होंगे, देखिए 1, 6, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 और 31 तारीखें जो हैं वे अच्छी हैं। किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो, किसी का नामकरण करना हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना हो, उसके लिए 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 25 अच्छे दिन हैं। कभी हम किसी चीज का नाम रखना चाहते हैं, उसके लिए ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करनी है या खुद को अपडेट करना है तो जनवरी 2024 में 5, 7, 12, 14, 21, 26, 31 अच्छी तारीखें हैं। इस महीने में 3, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 25 और 31 भी अच्छी तारीखें हैं। खासकर 20, 22 और 25 बहुत ही शुभ तारीखें हैं। 14 को लोहड़ी है जो भाग्यशाली समय है। इसलिए जनवरी में नए काम शुरू करने या खुद को अपडेट करने के लिए ये तारीखें बहुत अनुकूल हैं। पोंगल के पर्व और मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को हमारे आहार में विशेष चीजें शामिल होती हैं। इस दौरान सूर्य उत्तरायण होते हैं और आपकी राशि में भी सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होते हैं। इसलिए यह समय मेहनत और परिश्रम का होता है। इसके साथ ही यह समय व्यक्ति को आध्यात्मिकता और वैराग्य की ओर भी प्रेरित करता है। हमारे त्योहार हमारी पहचान का एक हिस्सा होते हैं। ये हमारी पहचान को दर्शाते हैं। इसलिए हमें अपने त्योहारों के बारे में जानना चाहिए। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और 11 तारीख को अमावस्या है। 25 जनवरी को पूर्णिमा है और 7 जनवरी को सफला एकादशी है। 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी है। 9 जनवरी को भोमा पर शोध प्रदोष व्रत है। 22 जनवरी को सोम प्रदोष है। 9 जनवरी को ही मासिक शिवरात्रि भी है। 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। यह हमारे मुख्य त्योहार हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने इसे शेयर भी किया होगा। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों की राशि मकर है उनके साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ज्योतिष में रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कुछ न कुछ अच्छा देखते और सुनते रहें।